नमस्कार, सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षता। तो चलिए, आज एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज मंगलवार है, आज 24 अगस्त है, 24 सॉरी 24 दिसंबर है। चलिए, तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, वल बुद्धि विद्या देहु, हरे कलेश विकार। तो हम अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, उसका अभिनंदन है। हाँ, और उससे कह रहे हैं कि हम हमें बल दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें विद्या दीजिए, और हमारे ये जो कलेश जिंदगी में चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, एग्जाम आने वाला है, वो सारी ये जो शांति मेरे अंदर है, ये सारी अशांति जो है वो क्या हो, खत्म हो। तो सभी को बहुत सारा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और बहुत सारा प्यार। चलिए, तो प्रियंका जी, संजय जी, ब्लेज, विनीत, राजेश, सुरभि, दीपिका, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास हम शुरू कर रहे हैं भगवान के चरणों में उसको याद करते हुए। हाँ, उसके चरणों में अर्पित कि वो हमें सफलता दे। देखिए, वो हमें सफलता के काबिल बनाए, सफल तो हम हो जाएंगे। वो हमें बल दे दे, बुद्धि दे दे, विवेक दे दे, विद्या दे दे, तो सफल तो हम हो ही जाएंगे। सफलता के काबिल वो हमें बना दे। चलिए, तो हमें पता है कि हम अगस्त का करंट अफेयर कर रहे हैं। इसमें कुछ राजस्थान का कल हमने किया था, 2-3 चीजें रह गई थी, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, चर्चित स्थान, खेल, विविध में से हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय परिदृश्य में से हम अर्थव्यवस्था लेंगे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी लेंगे। अच्छा, नहीं मानती तो कोई बात नहीं है, भगवान नहीं कह रहा आपको कि आप उन्हें मानिए, है ना। वो नहीं कह रहा है, आप अपने कर्म को मानिए। गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा है, तो अपने कर्म को मानते हैं हम। अच्छा, 8 बजे की क्लास, बिल्कुल राजेश जी, इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ बात जरूर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन चर्चित स्थान से। राजस्थान का चर्चित स्थान आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, भारतीय सेना द्वारा AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती राजस्थान में कहाँ की गई है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल प्रियंका ने सही जवाब दे दिया, जोधपुर में, है ना। पहले भी इसके बारे में हमने बात की थी। देखिए, ये AH-64 जो ई अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये जोधपुर में तैनात हो गए। 6 हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात हुए हैं। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं, ये रात में भी और कठिन परिस्थितियों में भी, मौसम खराब होने पर भी जो है कार्य कर सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग सौरभ जी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने देखा कि भारतीय सेना के द्वारा जो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है, वो पश्चिमी फ्रंट पर अक्टूबर 2024 से जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर की जाएगी। अक्टूबर का जब हमने करंट अफेयर पढ़ा था, उसमें भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 6 अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि ये तो मौसम खराब होने पर, है ना, कठिन परिस्थितियों में, अंधेरे में, मौसम खराब होने पर, ठीक है, या कठिन परिस्थितियों में, अंधेरे में भी ये जो हेलीकॉप्टर हैं उनके द्वारा जो है वो कार्य किया जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट। चलिए, एक और क्वेश्चन। हरविंदर जी, गुड मॉर्निंग। राजस्थान में राज्य के पहले एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्कूल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में आपको पता होना चाहिए, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्कूल बनने जा रहा है। उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नाल बीकानेर में, किशनगढ़ अजमेर में, सांगानेर जयपुर में, या मंडोरो जोधपुर में? अरे वाह, हरविंदर जी, तुलसी जी, लखन जी, अरे प्रियंका, दीपिका, गिरधारी, हाँ, सबने सही आंसर दिया है। किशनगढ़ अजमेर में जो है वो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्कूल जो है वो बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 4 अगस्त को राज्य के पहले एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्कूल की शुरुआत। एक्चुअली हमें पता है कि हम विमानन जो नीति लेकर आए हैं, उस नीति के संदर्भ में जो है ये फ्लाइंग स्कूल जो है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो और बच्चे जो हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। तो राजस्थान नागरिक विमानन नीति आई है, हमें पता है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन सकता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान में राजस्थान
नागरिक विमानन नीति कब आई है? आपको पता है 2021 के प्रीलिम्स में, आरएएस प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सौर ऊर्जा नीति कब आई है? तो संभव है, बिल्कुल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा कोटा में, बिल्कुल सही है। तो ये संभव है कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान नागरिक विमानन नीति जो है वो कब आई है? तो 2024। बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसके अंतर्गत जो है वो ग्रीनफील्ड जो बनाया जाएगा वो कोटा में बनाया जाएगा। और इसी के साथ इसके अंतर्गत जो फ्लाइंग स्कूल जो है कहाँ-कहाँ खोले जाएँगे? तो बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में और किशनगढ़ में जो है वो खोला जाए। किशनगढ़ इससे पहले हमने देख लिया था, तो 3 जगह है ना? तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए फ्लाइंग स्कूल है, तो अब जो है झाला जैसे भील भी किशन के सानिध्य में आ गए, तो वो भी उड़ेंगे। मैंने कहा इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि झाला झाला मान लीजिए एक भील है ना? झाला मान लीजिए एक भील है, तो झाला जैसे जो भील हैं, वो भी अब किशन के, है ना? किशन के, कृष्णा के, किशन के सानिध्य में आ गए हैं, तो वो भी अब क्या भरेंगे? उड़ान भरेंगे, क्योंकि भगवान के जो सानिध्य में आता है, वो भी क्या करता है? उड़ान भरता है। तो एक तरीके से इस ट्रिक से हम इसे याद कर सकते हैं, भीलवाड़ा, झालावाड़ और किशनगढ़। बहुत बढ़िया, पहला जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो हमने देखा राजस्थान में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान नागरिक विमानन नीति आई है 2024 में। क्लियर है? और ये 2 जुलाई 2024 को इसको मंजूरी प्रदान हो गई थी। उसके बाद इसके तहत जो है अब फ्लाइंग स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को जो है वो सिखाया जाएगा, है ना? एक तरीके से पायलट, जैसे किसी ने बोला भी था कि पायलट बनाया जाएगा, है ना? तो उनको सिखाया जाएगा हाउ टू फ्लाई, कि किसी भी जो मतलब विमान को कैसे उड़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिक विमानन नीति कब आई? 2 जुलाई 2024 को। नागरिक विमानन नीति कब आई है राजस्थान में? 2 जुलाई 2024 में। फिर कह रही हूँ, सुरभि जी बिल्कुल सही आंसर दे रही है। इन्हीं चीज़ों को हमें पकड़ना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से था, राजस्थान नागरिक विमान नीति के तहत एरो सिटी कहाँ बनाई जाएगी? एरो सिटी बनाई जाएगी, आपको पता है ना? जहाँ पर जो है आपको पता है कि सारे ज़्यादातर पायलट या जो लोग उससे रिलेटेड हैं, मतलब जो विमानन से रिलेटेड है, उनके लिए वो डेडिकेटेड होगी, सारे वही लोग जो है उस एरो सिटी में रहेंगे। दीपिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पीएसएस, सौरभ, गिरधारी, सुरभि सब लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। अगर मैं स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर की बात करूं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका फायदा क्या है। इससे फायदा ये होगा कि अब जितने भी नक्शे इत्यादि बनेंगे ना जमीन के, अब मान लो किसी योजना को हमें डेवलप करना है, ठीक है? उस योजना के अंतर्गत पानी का, है ना, भूमि का, प्लस अन्य के जो नक्शे हमें मिलेंगे, तो वो इस स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर से हमें प्राप्त होंगे। तो पहला इसमें दे रखा है, राजस्थान में स्टेट रिमोट एप्लीकेशंस का सब सेंटर जनवरी 2025 में अजमेर में शुरू होगा। किसी ने कहा ये मैडम गलत है, सही बात है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं कि गलत है। जयपुर में होगा, किसी ने जवाब भी दिया। वर्तमान में स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में स्थित है। ये भी क्या है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, चलो आपकी बात जो है वो हम मान लेते हैं कि ये भी क्या है, आपका गलत है या सही है? हैं? ये भी आपका गलत है। चलिए, तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो जो है वो सही है। तो राजस्थान में स्टेट रिमोट एप्लीकेशन का जो सब सेंटर है वो जनवरी 2025 में जयपुर में शुरू होगा। बिल्कुल सही है। इसका जो संचालन है वो इंदिरा गांधी पंचायती राज परिसर में सेटकॉम जो कार्यालय है उससे किया जा रहा है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। और जुड़िए बच्चे, अभी हमसे पूरी तरीके से जुड़े नहीं हैं, तो कृपया करके और विद्यार्थी जो हैं वो इससे जुड़े। अच्छा, ठीक है। चलो, इसके अंतर्गत जो दूसरा है कि वर्तमान में स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर जो है वो जोधपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है हमारा। तो केवल दूसरा जो है इसमें सही होगा, है ना? दूसरा जो है इसमें सही होगा।
तो प्लीज़ हाँ, दूसरा सही होगा इसमें, दूसरा कैसे सही नहीं है? दूसरा सही है सर, दूसरा बिल्कुल सही है, जोधपुर में ही स्थित है ये। तो केवल दूसरा वाला जो है वो इसमें सही है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर इसको सही करना, दूसरा सही है, ठीक है? तो इसमें वर्तमान में यदि मैं बात करूँ, तो हमारा जो स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर है, वो जोधपुर में स्थित है और नया वाला जो है अब जयपुर में खुलने जा रहा है। तो दोनों जयपुर और जोधपुर जो है वो हमें याद रखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए एक और क्वेश्चन, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास, ये भी मैं कई बार अपन इसके बारे में जज़्बात बदल गए नहीं नहीं बदले भई, नहीं बदले नहीं बदलने देखो। तरंग शक्ति 2024 एयर एक्सरसाइज का दूसरा चरण राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया गया? बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सही जवाब देंगे। गिरधारी ने, दीपिका जी ने, मीशू जी ने, संजय जी ने, लखन जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल, पहला जो हुआ था, पहला कहाँ हुआ था? हमें पहला पता होगा, पहला चरण जो है वो तमिलनाडु में हुआ था, है ना? सुलूर नामक स्थान पर। तमिलनाडु में सूलूर नामक स्थान पर पहला चरण जो है हुआ था और दूसरा चरण जो है तरंग शक्ति का वो जोधपुर में हुआ है। अच्छा, इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? इसमें 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये 2-3 चीज़ें मोटी-मोटी जो अपन को याद रखनी है कि भई इसमें 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया। पहला चरण जो है इसका तमिलनाडु के सुलूर में हुआ, दूसरा चरण इसका जोधपुर में हुआ है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल। तो जोधपुर इज़ द करेक्ट आंसर। तो भारत में 12 देशों की एडवांस एयर एक्सरसाइज हुई थी तरंग शक्ति 2024। इसका दूसरा चरण जो हुआ था वो जोधपुर में आयोजित हुआ। चलिए, तो ये 12 देश हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, जिसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, इंडिया है, ठीक है? एक और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने कहा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ चीजें दे रखी हैं, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। जो लोग इकोनॉमिक्स से हैं, इकोनॉमिक्स का करंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2024 को एनआईसीडीपी के तहत 12 औद्योगिक नोड्स या शहरों को मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है, याद रखना, ये संख्या इसमें 12 है, ये संख्या इसमें क्या है? 12 है। इसके तहत जो है राजस्थान के जोधपुर पाली को भी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। हमें पता है जब हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो राजस्थान से होकर गुजरता है और राजस्थान, ये जो कॉरिडोर है वो राजस्थान का लगभग 38% जो डीएमआईसी का हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। इसके हमें पता है कि पहले चरण में इसके 2 नोड्स जो हैं डेवलप किए जा रहे हैं। एक तो आपका खुशखेड़ा है, भिवानी है, नीमराना है। मैंने कहा पहला जो है वो खुशखेड़ा है, भिवानी है और नीमराना है और दूसरा जो है आपका वो आपका है मारवाड़ पाली, है ना? मारवाड़ जोधपुर पाली जंक्शन, ठीक है? जोधपुर पाली जो आपका जंक्शन वाला है, ये इसका दूसरा जो है, पहले चरण में ये 2 नोड जो हैं वो डेवलप किए जाएँगे। तो अभी इसी के बिल्कुल खुशखेड़ा, भिवाड़ी और बिल्कुल, तो इसके अंतर्गत जो नई राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम जो डेवलप हुआ है, बिल्कुल सही है, उसमें 12 शहरों में और नोड्स बनाए जाएँगे, उसकी मंजूरी मिली है। प्लस दूसरी इसके तहत 12 में राजस्थान का जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किया जाएगा, जो कि डीएमआईसी का सेकंड नोड भी है, याद रखना, जो डीएमआईसी का सेकंड नोड भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो हमने देखा कि कैबिनेट डिसीजन हुआ है 28 अगस्त 2024 को, जिसमें हमने 12 इंडस्ट्रियल सिटीज जो हैं वो हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप करेंगे। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 28,602 करोड़ का होगा, ये भी याद रखना है। ये जो है वो 28,602 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट होगा। इसका इन्वेस्टमेंट राशि ये रखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है? 10 स्टेट जो हैं वो आ रहे हैं, ये भी याद रखना है, जिसमें 6 मेजर कॉरिडोर्स जो हैं वो भी डेवलप किए जाएँगे। जिसमें हमने हमारे अगर राजस्थान की बात करूँ तो जोधपुर, पाली और राजस्थान है, जोधपुर, पाली और राजस्थान है। तो 12, ठीक है, 12 10 स्टेट्स, 12 जो है, हाँ, थैंक यू सुरभि जी। तो याद रखना है, इसमें बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जो है वो आने वाला
नहीं है। अगर NICDP की बात आ जाए तो कब है भई, ये आया है आपका 28 अगस्त 2024 को। कितने शहर? 12। कितने स्टेट? 10। इसके अंतर्गत राजस्थान का जोधपुर पाली याद रखना है, राजस्थान का, प्लस इसका जो बजट रहेगा वो 28,602 करोड़ का है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन आएगा अब आपके राजस्थान में जो खेल हैं उनसे रिलेटेड। पहला बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए क्लास को, अभी ना शेयर हुए नहीं हैं, और भी ज़्यादा लोग शेयर करें। पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के कितने एथलीट शामिल शामिल हुए थे? हमें पता है पेरिस पैरालंपिक हम फ्रांस में जो, नहीं जी गलत बता रहे हो आप, फ्रांस में जो पेरिस पैरालंपिक हुए हैं, है ना, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हमने बात की थी। इसके अंतर्गत राजस्थान से कितने खिलाड़ी? बहुत सारे मिक्स से बच्चे दे रहे हैं, टारगेट जी ने, जय श्री कृष्णा, बिल्कुल 10 खिलाड़ियों ने राजस्थान से पार्टिसिपेट किया है ना, जिसमें से 3 प्रमुख खिलाड़ियों ने जो है वो पदक भी जीते हैं, है ना। 3 प्रमुख खिलाड़ियों ने कौन-कौन से, उनके ऊपर भी अपन बात करेंगे, है ना। 9 माना है, 9 नहीं 10 हैं सर, बिल्कुल 10 है, इसमें हम नाम बताते हैं ना कौन-कौन से हैं। तो पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के 10 जो एथलीट हैं वो शामिल हुए हैं। अवनी लेखरा जी, इन्होंने भी इसमें पदक शामिल किया था, है ना, इनको पदक जो है वो हासिल हुआ है। मोना अग्रवाल जी पैरा शूटिंग, इनको भी इस पदक जो है वो मिला है। इसके अलावा निहाल सिंह थे पैरा शूटिंग के लिए, रुद्राक्ष खंडेलवाल थे पैरा शूटिंग के लिए, ठीक है। इसी के साथ अमीर अहमद भट्ट थे जो कि पैरा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई अवनी लेखरा किस गेम से संबंधित हैं? तो शूटिंग से। कुछ लोग, ये 10 ही है सर, हम तो नाम बता रहे हैं ना आपको। सुंदर सिंह जी एथलेटिक्स हैं, है ना। इसी के साथ संदीप चौधरी एथलेटिक्स हैं, अनीता चौधरी रोइंग में है, श्याम सुंदर तीरंदाजी और कृष्णा नागर बैडमिंटन। इन 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। इन 10 लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। इसमें से मैंने कहा कि 3 लोग जो हैं उन्होंने पदक जीते थे, जिसमें से एक है अवनी लेखरा जी शूटिंग में, मोना अग्रवाल जी शूटिंग में, और सुंदर गुर्जर ने एथलेटिक्स में जो है वो पदक जीता है। नॉमिनेट 10 हुए थे, गए 9 ही थे। अच्छा, ऐसे भाई हमने तो 10 ही जो हैं वो पढ़े हैं, तो हम तो 10 ही बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात पर भी हम चर्चा करेंगे। पेरिस पैरालंपिक खेलों की बात करें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 17वां संस्करण था, पेरिस फ्रांस में हुआ है। इसमें टोटल 169 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया। इसमें टोटल 22 खेलों की 549 स्पर्धाएं जो हैं वो हुई थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त हुआ, 8 सितंबर को ये खत्म हुए। इसका शुभांकर फ्रीजेस था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। एक क्वेश्चन, इसका ध्येय वाक्य था या इसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। इसका उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो थे सुमित अंतिल जी, जो कि भाला फेंक से रिलेटेड हैं, और भाग्यश्री जादव जी जो कि शॉर्ट पुट से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से। समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे उनमें एक तो हरविंदर सिंह जी थे, ठीक है, और प्रीति पाल जी थी। हरविंदर सिंह जी तीरंदाजी से रिलेटेड हैं, और प्रीति पाल जो है वो स्प्रिंटर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपका पक्का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका पिछला संस्करण जो हुआ था वो 16वें पैरालंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ था वो जापान टोक्यो में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ जो है पेरिस शहर में पहली बार जो है मेजबानी करने का मौका मिला है। भारत के प्रदर्शन की बात करूं तो हमें पता है भारत का स्थान इसमें 18वां रहा है। भारत ने 7 तो स्वर्ण जीते हैं, 9 रजत और 13 कांस्य, कुल 29 पदक जीते। मैंने कहा था कि इसको अपन ऑड, मतलब ऑड नंबर्स में याद कर सकते हैं भी, 7 है, 9 है, 13 है और 29 है। इसी के साथ साथ पेरिस पैरालंपिक खेलों में एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते गए हैं, 17 पदक जीते गए। एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते गए थे, याद रखना है, एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते गए थे 17। ये मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। और अगर पेरिस पैरालंपिक से क्वेश्चन आए तो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए
प्रतिभागी की बात करूँ तो भारत से 84 पैरा एथलीट जो थे उन्होंने 12 खेलों में भाग लिया था। ठीक है, भारतीय एथलीटों ने 3 नए गेमों में भाग लिया जिसमें एक तो पैरा साइक्लिंग थी, एक पैरा रोइंग थी, एक ब्लाइंड जूडो है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके क्वेश्चन पूछा तो ये पूछ लेंगे, उसके अलावा जो है क्वेश्चन बाहर का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा चीन और भारत ने जो है वो कितने पदक, ये हमने ऑलरेडी। अब भारत के जो पदक विजेता की मैं बात करूँ तो मैंने कहा था अवनी लेखरा जी को स्वर्ण मिला है किसमें? शूटिंग में। महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है क्योंकि ये राजस्थान से बिलॉन्ग करती हैं। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे, तो दूसरा जो है वो आपका यहाँ पर है ना, दूसरा यदि मैं बात करूँ तो दूसरा आपका यहाँ पर है, एक तो सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता है भाला फेंक में F46 स्पर्धा, पुरुषों की जो F46 स्पर्धा हुई थी उसके अंतर्गत। इसी के साथ यदि मैं आगे, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है शायद, हाँ, मोना अग्रवाल, ये भी राजस्थान से हैं, याद रखना है, ये भी राजस्थान से हैं। इनको कांस्य पदक मिला है शूटिंग में, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। तो यहाँ पर ये भी महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 है और ये आपकी महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग है SH1। तो याद रखना है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि पेरिस ओलंपिक में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? देवेंद्र झांझड़िया जी, महेश शर्मा जी, रजत चौधरी, मनीषा यादव जी। देवेंद्र झांझड़िया जी बहुत बार आपके RS में और RSM SSB की परीक्षा में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देवेंद्र झांझड़िया जी। अच्छा ये क्या है, किस गेम से रिलेटेड है ना? देवेंद्र झांझड़िया जी का नाम बहुत आता है ना? ये पहले ऐसे खिलाड़ी, पैरालंपिक ऐसे पहले ऐसे खिलाड़ी जो जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं ना, 2 स्वर्ण पदक जीते, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, पुरुष खिलाड़ी पहले जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते और इसीलिए इनको जो है भारतीय पैरालंपिक समिति का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सही है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ से क्वेश्चन आपके RAS प्रीलिम्स में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपका RAS प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसे 31वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? ये क्रिकेट से रिलेटेड होता है। तो सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को, जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को और सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल को। तो बहुत सारे सही आंसर आ गए, बिल्कुल सभी जो हैं वो सही हैं, सभी सही हैं, बिल्कुल सही है, सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत सही है। चलिए और भी हमारे साथ अभी जुड़े, अभी जुड़े नहीं हैं। तो राजस्थान में वर्ष 2023-24 के लिए 31वें जो मथुरादास माथुर अवार्ड हुए उनका नाम घोषित कर दिया गया है। सीनियर वर्ग में याद रखना है अभिजीत तोमर, जूनियर में रोहन राजभर और सब जूनियर में रजत बघेल। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी देखिए RS में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उदीयमान खिलाड़ियों अभय शर्मा को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन अपन से बन सकता है कि भाई जो आपके 31वें, बहुत बार कोशिश कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हो, नहीं भूलोगे भाई, हम तो याद कर रहे हैं, कोशिश करा रहे हैं कि आपको कैसे याद कराना है, उसकी भी कोशिश करा रहे हैं ना। चलिए, तो मैंने ये कहा कि आपसे क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई कि उदीयमान खिलाड़ी के संदर्भ में जो है स्पेशल अवार्ड 31वें जो मथुरादास माथुर अवार्ड थे उसमें किसको दिया गया? तो याद रखना अभय शर्मा जी को दिया गया है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में जो राष्ट्रीय तैराकी स्विमिंग कंपटीशन हुआ था, उस स्विमिंग कंपटीशन की मैं लड़कियों के ग्रुप 2 की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में राजस्थान के लिए एकमात्र सोना कौन लेकर आई थी? सोना कितना सोना है, तो सोना कौन लेकर आई थी? बिल्कुल
हाँ जी, हाँ, हर रा बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो भई सोना जो है वो दक्षिणा लेके आई थी, दक्षिणा जोशी जी, है ना? सोना कितना, सोना है सोना मेरे दक्षिण में है। हैं? कहते हैं ना कि दक्षिण भारत में बहुत सारा सोना है ना? कहते हैं ना? चलिए, ख़ैर वैसे भी अगर याद करो तो अभी पता है ना आपको बाँसवाड़ा में सोने की खदानें-वदानें अपने पड़ी थी, निकली हैं अभी, है ना? तो राजस्थान के भी दक्षिण में सोना है, तो दक्षिणा जो है वो सोना लेके आई थी बटरफ्लाई में, है ना? तैराकी में। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, राजस्थान का एकमात्र सरकारी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? एकमात्र सरकारी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल, ठीक है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में? हाँ जी, मैंने कहा एकमात्र है जो कि सरकारी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल है। नहीं जी, जवाब दीजिए, अभी नहीं आए उत्तर। बड़े मिक्स से उत्तर आते हैं ना, कोई बोलता है ए, कोई बोलता है अभी बच्चे जुड़े नहीं हैं, अभी और भी जो है आप प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सकते हैं क्लास को उतना शेयर करिए। जितना शेयर कर सकते हैं उतना क्लास को शेयर करिए। नहीं जी, अभी तक आंसर आया नहीं है। हाँ, आराध्या का बिल्कुल सही आंसर आ गया। अच्छा चारों दे दो, कोई तो होगा। ऐसे? काशवी ने सही आंसर दिया है, बीकानेर इज़ द करेक्ट आंसर। तो राजस्थान का एकमात्र जो सरकारी आवासीय मतलब ऐसा स्कूल है गवर्नमेंट का जहाँ पर विद्या मतलब खिलाड़ी जो हैं वो रहेंगे, वही खाना-पीना, वही रहना। आवासीय है ना, हॉस्टल है वहाँ पर, तो बीकानेर में है। हाल ही में इसमें एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सिंथेटिक ट्रैक भी विकसित किया गया है, जो इन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर वो सिंथेटिक ट्रैक है, वहाँ पर वो रनिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं उसके लिए, है ना? इस ट्रैक की लंबाई कह रहे हैं कि 400 मीटर है। चलिए, कोई सही उत्तर कर दिया करो जल्दी से ऊपर, फिर मैं कॉपी किया करूँगा। अच्छा ऐसे? ओहो! एक बात बताओ, एग्ज़ाम में ऐसे काम चल जाएगा? एग्ज़ाम में ऐसे काम चल जाएगा भई, एग्ज़ाम में ऐसे काम नहीं चलेगा ना। आरएएस में वहाँ नहीं चीटिंग करने देते। विविध में से एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मानस सखिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानस सखिया, है ना? यह हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की पहल है। इसके तहत हनुमानगढ़ जिले में नशे की रोकथाम में अब मानस सखियां सहायता करेंगी। तो इसको बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सी राइट है, डब्ल्यू आर आई नहीं, सिर्फ आर आई जी एस टी होगा। दोनों बिल्कुल कथन जो है बिल्कुल सही है। देखिए इसको हम याद कर सकते हैं, नशे से रिलेटेड है ये, है ना? नशे की बात कर रहा है कि नशा हटाना है, तो मानस सखियां जो है नस से याद कर लीजिए कि नशे को हटाने के लिए है। और चूंकि हनुमानगढ़ में है तो भाई हनुमान जी का वार है आज। वैसे भी हनुमान जी ये कहते हैं कि नशा नहीं करना है, नशा मुक्ति जो है वो हमें चाहिए, है ना? हनुमान जी तो आप इतने ताकतवर कैसे बनोगे अगर नशा करोगे तो, है ना? कहते हैं ना कि ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। चलिए ठीक है, एक और। तो हमने देखा ये हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की पहल है, इसके तहत मानस सखियां घर-घर पहुंचकर महिलाओं से संवाद करेंगी और नशे से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें जागरूक करेंगी। ठीक है? तो नशे के लिए मानस सखियां, नशा हटाना है हमें, ठीक है? बिल्कुल, ना नशा करो ना वार करो, हाँ? मुश्किल से मिलता है जीवन क्या तुमको नहीं पता, हाँ? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर या इस फ़ोन की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ होने वाली पहली राजस्थानी फ़िल्म कौन-सी है? उसका नाम बताओ। पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है। इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। पहले जो आपकी आरएस की परीक्षा हुई थी वहाँ पर और अन्य परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल महेंद्र जी ने, रीना तुलसी, टारगेट, मिंटी, संजय, ब्लेज़, दीपिका सबने बहुत सही आंसर दिया, भरखमा। ये भरखमा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो पहले आरएस की परीक्षा में टॉप किया या मतलब आरएस की परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक लेकर आए, उसके बाद वो आईएएस की परीक्षा में बैठे और आईएएस की परीक्षा में भी टॉप रैंक लेकर आए और उसके बाद जो है वो अब वर्तमान में जयपुर के डीएम हैं जितेंद्र सोनी जी। ये उनके द्वारा लिखी गई बुक है भरखमा। और उस बुक पर जो है पैन इंडिया मतलब एक नॉवल है या बुक है, उस बुक पर जो है पैन इंडिया लेवल पर जो है एक राजस्थानी फ़िल्म जो है वो बनाई गई थी। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी के द्वारा ये लिखी गई
और ये जो है वो आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी कहानियों का संग्रह ये है, ठीक है? तो इसके साथ-साथ इनको राजस्थानी कहानी संग्रह भरकमा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिल चुका है 2022 में। और मैंने कहा कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आरएस में या आरएसएम आरपीएससी ने जो है वो यहाँ से ऑलरेडी आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ रखा है ना? तो ये आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आरपीएससी या आरएसएम एसएसबी के द्वारा अगर कोई परीक्षा होती है तो वहाँ में बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपकी लैपटॉप की और कंप्यूटर की स्क्रीन पर, है ना? अच्छा, हमारी हँसी से ऑटोमैटिक हँसी आ जाती है, यो। चलिए, स्थानीय निवासियों की समस्याओं के निदान हेतु विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है ये भी, हाँ, बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से हुआ है ना? कहाँ पर ये जो विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप है, ये कहाँ पर जो है वो मतलब किस जिले में जो है वो लॉन्च किया गया है? तो बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, श्री जयदीप बिहारी बिल्कुल सही आंसर है और ये गंगानगर से हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल गंगानगर, तो गंगानगर में, श्री गंगानगर में जो है, जो गंगानगर से विधायक हैं श्री जयदीप बिहारी, उन्होंने अब लोगों को जो भी समस्या है, वो समस्या मोबाइल ऐप के ज़रिए आप बता सकते हो, आपको जो है इधर-उधर ऑफ़िसों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये जो ऐप है वो लॉन्च किया और ये श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ पर अपनी शिकायत, सुझाव इत्यादि जो है वो आम लोगों को दी जा सकती है। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलिए जवाब दें। क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? पहली बार स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स, मुख्य सचिव राजस्थान, मुख्यमंत्री राजस्थान, स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान या अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो जवाब भी अच्छा होना चाहिए। मैं इसलिए बोलती हूँ, कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन का लेवल आप बताएगा, क्वेश्चन बताएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बिल्कुल, अभी तक एक भी सही आंसर आया नहीं है। भाई इतना इजी होता। हाँ, अभी तक आंसर आया नहीं है। अच्छा, टिप-टाप के बोल रहा है कहीं से? कैसे-कैसे ऑप्शन देते हैं एग्ज़ाम वाले। बिल्कुल, वो हम ही से देखते हैं। तो इसका सही आंसर है अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री को ही बनाया जाता है, कोई भी फ़ोर्स यदि गठित की जाती है तो। लेकिन यहाँ पर ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट इंटीग्रेटेड जो कैंसर की टास्क फ़ोर्स बनाई गई है, उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के, उनको इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आप क्लास को और ज़्यादा जो है वो शेयर कर सकते हैं। अभी क्लास जो है मुझे लगता है शेयर हुई नहीं है। चलिए, तो कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं तथा गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण के लिए इन्हें और व्यापक बनाने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स आई है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में ये गठित हुई है। चलिए, अब हम राष्ट्रीय परिदृश्य से बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं अर्थव्यवस्था, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हमने सही दिया था, फिर भी मैम आपने तो पलटी मारने को मजबूर कर दिया। अरे, तो वहां पर भी ऐसा होगा? तुक्के नहीं लगते भाई, करंट में नहीं लग सकते। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री जीवन योजना, जी जी वन योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताएं। यह योजना मार्च 2023 में शुरू की गई तथा इसका विस्तार 2028-2029 तक कर दिया गया है। दूसरा, इसका पूरा नाम पीएम जीवन यानी पीएम जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशिष्ट निवारण योजना है। मैंने कहा इसका पूरा नाम जो है वो पीएम जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशिष्ट निवारण योजना है। इसका उद्देश्य देश के एडवांस जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल को आगे बढ़ाना है। तो मीशू जी, राजेश भट्ट जी ने सही आंसर नहीं आया, अभी गलत आंसर दे रहे हैं, अभी आप सही आंसर आया नहीं है। देखो क्वेश्चन समझो, यह योजना मार्च 2023 में शुरू की गई थी, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं जी।
दूसरा और तीसरा सही है क्योंकि ये मार्च 2023 में नहीं बल्कि 2019 में ये योजना शुरू हुई है। तो केवल दूसरा और तीसरा सही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इस तरीके के क्वेश्चंस की, तब तक नैया पार नहीं लगाई जा सकती। तो 2019 इज द करेक्ट आंसर। तो ये योजना जो है वो मार्च 2019 या 2019 में शुरू की गई थी। ये बिल्कुल सही है कि इसका विस्तार हमने 28-29 तक कर दिया है। तो धैर्य ज़रूरी है और धैर्य ही आपको सफलता दिलाएगी। इसीलिए तो हमने कहा था बल बुद्धि विद्या देहु हरेउ कलेश विकार, कि बल दो, बुद्धि दो और विद्या दो। और हमारे ये जो उलझन है जिसमें हम धैर्य खो जाते हैं, जिसमें हम परेशान हो जाते हैं, तो वो सारा क्या करो आप हर लो, है ना? हमें धैर्य दो, शांति दो, है ना? चलो, तो क्वेश्चन दूसरा और तीसरा सही है। 2019 में ये योजना आई है, बिल्कुल सही है कि इसका विस्तार 28-29 तक कर दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जीवन योजना का विस्तार किया है। ये मार्च 2019 में शुरू हुई थी और इसके तहत पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत के पहले 2G इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की है। इसलिए ये वर्तमान में इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2025 तक जो है वो पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जाएगा। इथेनॉल जो है उसकी पॉलिसी जो है, इथेनॉल मिश्रित किया जाएगा, उसकी पॉलिसी जो है लाई जाएगी, जिसके लिए हम बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। बायोफ्यूल की बात करें तो ये भी आप याद रखना कि इस योजना जीवन योजना भी वर्तमान में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी नाम याद रखना। उसने भारत के पहले 2G इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की है। इथेनॉल संयंत्र स्थापित इसलिए किया गया है क्योंकि हम इथेनॉल पेट्रोल मिश्रित नीति लाए हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि 2025 तक हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल तक मिलाने की जो है वो इजाजत दी जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। महिला उद्यमिता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला उद्यमिता कार्यक्रम, महिलाओं से रिलेटेड कार्यक्रम कभी ना कभी या कुछ ना कुछ तो एग्जाम में पूछते ही हैं, है ना? ये तो भाई आरपीएससी ठान के बैठी है, 2 3 4 क्वेश्चन तो महिलाओं से रिलेटेड वो पूछती है, जो महिला रोज उद्यमिता से रिलेटेड हो सकते हैं, महिलाओं से रिलेटेड हो सकता है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा 31 जुलाई 2024 को ब्रिटानी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साझेदारी से लॉन्च किया गया था। प्लस यह महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में आने वाली चुनौतियों के समाधान में सहायता करेगी। तो भाई बिल्कुल सही है दोनों ही ऑप्शन, है ना? तो इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा 31 जुलाई 2024 को ब्रिटानिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, बिल्कुल सही है। और ये कह रही है कि हम जो कुछ चयनित महिलाएं होंगी उन चयनित महिलाओं को 10 लाख तक की वित्तीय सुविधा देंगे हम, है ना? 10 लाख तक का वित्तीय अनुदान देंगे, इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है। इसके साथ साथ वित्तीय अनुदान देंगे ये भी कहा है किसने? ब्रिटानिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। इसी के साथ साथ यहाँ पर व्यवसाय शुरू करने में जो चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों के समाधान के लिए सहायता करेंगे। और लगभग ये कहा गया है कि हम 25 लाख महिलाओं को जो है इसके लिए प्रशिक्षण देंगे या इसके लिए जो है वो सहायता करेंगे। तो ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल बिल्कुल दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ए और बी दोनों ही इसमें जो है वो सही हैं। तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 31 जुलाई को ये इसकी शुरुआत करी थी और इसके तहत ब्रिटानिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो साझेदारी कर रहा है और कह रहा है कि वित्तीय अनुदान देंगे। तो कुछ चयनित लोगों को ये 10 लाख तक का, ये भी याद रखना है, कुछ चयनित लोगों को ये 10 लाख तक का भी इनाम देंगे। तो बिल्कुल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, वल बुद्धि विद्या देहु हरे उ कलेश विकार। तो ये जो उलझन है, ये जो हम भूल जाते हैं, ये जो हमें याद नहीं होता, ये सारे जो हमारे कलेश हैं उन सब कलेशों को हर लो और हमें इस काबिल बनाओ कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। मैम साइंस तो, है ना, प्योरे करवा दो ना करंट बेस। हाँ बिल्कुल करा रहे हैं। ब्रिटेनिका इंडस्ट्रीज इनोवेशन और एक्सीलेंस को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए 10 सबसे सफल प्रतिभागियों को एक आ गया कि हम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय अनुदान देंगे। तो ये राशि भी आपको याद रखनी है।
ठीक है, चलिए। ये इसके लिए बाकी का इसमें प्रशिक्षण 25 लाख तक की महिलाओं को दिया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्वच्छ पौध कार्यक्रम क्लीन प्लांट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण आपकी जो मतलब वो है पर्यावरण मतलब आपके सिलेबस में है। और बच्चे अभी तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, तो कृपया करके बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उत्तर दें, है ना? बहुत सारे बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, तो मैं ये चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उत्तर दें। यह कार्यक्रम वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। दूसरा है यह वायरस रहित उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करेगा, जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और आय के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। ये तो सब स्मार्ट स्टडी से ही संभव है। बिल्कुल सतेंद्र जी, दोनों सही नहीं है सर। ये सही नहीं है, सीएसआर के थ्रू नहीं हो रहा है सर। यही तो इसमें ट्रिक हमने लगाई है। इसका केवल दूसरा जो है वो सही है, क्योंकि स्वच्छ पौध जो कार्यक्रम है वो सीएसआर के, हाँ बिल्कुल, वो सीएसआर नहीं करा रहा, बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो केंद्र है वो इसके लिए करा रहा है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम देते हैं, और क्या देंगे? तभी तो हम कहते हैं कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो मन भूमि में खेलना है कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ जभी भी अब पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज़ की पूरी सीरीज़ करने के बाद आज हम 14वीं क्लास ले रहे हैं अपनी, अगस्त का करंट अफ़ेयर हम कर रहे हैं। हमने नवंबर कर लिया, अक्टूबर कर लिया, सितंबर कर लिया। अब आपके पास जो कंटेंट है आपने पढ़ा होगा, या अब जब आप पढ़ते होंगे तो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाता होगा कि ये चीज़ तो मुझे इस तरीके से रटनी ही है, एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन में इस तरीके से पूछी जाती है। तो दिस इज़ वेरी, वेरी गुड प्रैक्टिस, है ना? चलिए, तो मैंने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ पौध कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसीलिए मैंने कहा था कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है उसके साथ मिलकर जो है ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है वो इस जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है उसको कार्यान्वित कर रहा है, सीपीपी को क्रियान्वित कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, याद रखना। इसमें जो है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके तहत एडवांस डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक्स और टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं से 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे पूरे भारत में, जिससे कि टिश्यू कल्चर से, और बिल्कुल टिश्यू कल्चर से और थेराप्यूटिक्स से जो है वो कार्य हो सके, है ना? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, देखिए। देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने निर्यातोन्मुखी क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे? मतलब अच्छा, बागवानी आप समझते होंगे, बागवानी में हम फल, फूल, ठीक है, फलों को लेते हैं, फूलों की कृषि को लेते हैं, इसके साथ साथ मसाले इत्यादि जो डेवलप किए जाते हैं उसको हम बागवानी के अंतर्गत हम लाते हैं। तो बागवानी, अब फल उपजाए जाएंगे जिनको निर्यात किया जाएगा, फूल जिनको निर्यात किया जाएगा, मसाले जिनको निर्यात किया जाएगा। तो उसके लिए अगले 5 वर्षों में कितने क्लस्टर जो हैं वो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, कभी कोई कुछ भी बोलता है ना, है ना? कुछ तो होगा, एबीसीडी दे दो, कोई ना कोई तो होगा। देखिए हम 2024 कर रहे हैं, है ना? सतेंद्र जी आप कह रहे हैं आरओ एग्ज़ाम में मैम किस ईयर की? 2024 का ही आएगा सर, 2024 जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब तो नया पेपर बनेगा ना, वो तो रद्द हो गया। तो नया पेपर बनेगा, तो जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिकली वहीं से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? और क्या सवाल है आपका? और क्या सवाल है? चलिए जवाब दें इसका, जवाब दें बिल्कुल। अभी आंसर आया नहीं है। जवाब दें, अभी आंसर आया नहीं है। तो देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 जो हैं वो निर्यातोन्मुखी बागवानी क्लस्टर स्थापित किए जाएँगे। इसका सही आंसर है 100। तो हमें देखना है कि 100 स्थापित की जाएँगी, इस पे 18,000 करोड़ तक जो है वह किया जाएगा, और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है, बिल्कुल अब सही दे रहे हो आप, अब सही दे रहे हो आप। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जलवायु अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में विकसित करना, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है ना? अभी आप देखिए दिसंबर चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी मतलब खत्म होने वाला है, एटलीस्ट आज 24th है ना? फिर भी
इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, जनवरी में हो सकता है हमें थोड़ी बहुत सर्दी देखने को मिले। हाँ, जयपुर में तो कंपैरेटिवली ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। ठीक है, चलिए तो जलवायु अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में इसमें विकसित की जाएँगी। अरे! बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। हाल ही में कौन-सी कंपनी वर्ष 2024 में देश की तीसरी, ये बात कर रहे हैं हम अगस्त तक, है ना? अगस्त 2024 तक देश की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न कंपनी ऐसी निजी कंपनी होती है, ऐसी ऐसी निजी कंपनी, है ना? जिसका जिसका जो मूल्य है, वो कितना हो जाता है, या जिसका जो कारोबार है या टर्नओवर है, वो 1 बिलियन डॉलर 1 बिलियन डॉलर से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। तो कौन-सी बन गई है? रैपिडो, यस रैपिडो। देखो सर्विस इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से काम कर रही है, कितनी तेज़ी से। एक समय था कि नहीं, मीशो नहीं है सर, रैपिडो है। तीसरी ऐसी कंपनी जो बनी है वो रैपिडो बनी है। रैपिडो जो है जिसकी बाइक्स वगैरह आती हैं, मतलब बाइक और ऑटो वगैरह, रैपिडो जो है एक तरीके से परिवहन से संबंधित कंपनी है ना? परिवहन सेवा जो है ये उपलब्ध करवाती है, परिवहन सेवा ये उपलब्ध करवाती है। मीशो जो है वो उसपे आप कपड़े और जो नॉर्मल आइटम्स है वो लेते हैं। अनअकैडमी जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। ज़ोमैटो आपके फूड से रिलेटेड है ना? खाद्यान्न सेवा ये उपलब्ध करवाती है। ये मुख्यतः कपड़े, ज्वेलरी इत्यादि की जो सेवा है वो उपलब्ध करवाती है। बिल्कुल, बिल्कुल जिसका कारोबार है, जिसका मूल्य जो है वो 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाता है। इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूँ तो इसको 2015 में रैपिडो को शुरू किया गया था और 3 प्रमुख लोगों ने मिलकर ये शुरू की थी। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल राजेश भट्ट जी, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है? तो रैपिडो अपने मौजूदा निवेशक बेस्ट ब्रिज कैपिटल से लगभग 120 मिलियन यानी 1000 करोड़ जुटाने के बाद अब यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है और रैपिडो इस साल की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी है। इससे पहले परफ्यू परफ्यूस और ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल की ट्रुटिम एआई जो है वो यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन-कौन सी यूनिकॉर्न कंपनी है जो इस साल बनी है? इस साल बनी है, बिल्कुल 2015 में रैपिडो आई है, बिल्कुल सही है, इस साल बनी है। एक तो परफ्यूस है भारत की, जो कि पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी 2024 की। दूसरी क्रूटिम एआई है जो कि यूनिकॉर्न कंपनी बनी। उसके बाद अब तीसरी जो हो गई है वो रैपिडो जो है वो हो गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे हमेशा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल 2023 की करंट अफेयर्स नहीं आएगी सर, क्योंकि अभी अगर एग्ज़ाम रद्द हुआ है तो नया पेपर बनेगा तो नई ही जो है वो उसमें पूछी जाएगी। बिल्कुल आरएएस मेंस का रिज़ल्ट कह रहे हैं कि आ जाना चाहिए अभी ये जो वीकेंड है उस तक। आरपीएससी तो यही कह रही है, देखते हैं सर, अभी मैं घोषणा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं एक उम्मीद दे सकती हूँ कि ये कहा जा रहा है, कि जिन सोर्सों से आपको पता है, उन्हीं सोर्सों से हमें पता है कि ये कहा जा रहा है कि इस मंथ के एंड तक जो है, मतलब जैसे आज 24 तो होएगी, तो इस वीकेंड तक जो है वो आ जाएगा। चलिए, हाल ही में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हेतु मिशन के लिए चुना गया है। बिल्कुल ये सही है। इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जाक्सा के साझा मिशन एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष उड़ान समझौते के तहत चयन किया गया है। ये सही नहीं है। देखो, ये तो बिल्कुल सही है भी कि इनका जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए जो है इनका चयन हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जाक्सा नहीं होगी, ये आपकी कौन-सी होगी? ये आपकी नासा होगी। तो इसलिए ये क्या है? गलत है। भारत के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को बैकअप मिशन पायलट के रूप में इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है। ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर गगनयान मिशन में भी चयनित जो है उनको किया जा चुका है। तो ये भी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहला जो है वो पहला, तीसरा, चौथा जो है इसमें सही आंसर होगा। ठीक है? तो इसरो के मानव अंतरिक्ष जो उड़ान केंद्र है, उसने आईएसएस के लिए अपने आगामी जो एक्सम 4 मिशन है उसके लिए नासा के द्वारा
जो पहचाने गए सेवा प्रदाता कंपनी है जो कि यूएसए की, उसके साथ अंतरिक्ष उड़ान के लिए समझौता किया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब सुधांशु जी अंतरिक्ष में जाएँगे तो दूसरे व्यक्ति जो हैं वो इंडिया से हो जाएँगे, पहले राकेश शर्मा जी थे। तो ये बहुत-बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती थी वो हमने जो है कवर कर ली। भई ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए इनका चयन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है इनका? सुधांशु शुक्ला, बहुत बढ़िया। किससे रिलेटेड है? नासा और इसरो, बहुत बढ़िया। इसके लिए बैकअप मिशन पायलट कौन है? श्री बालकृष्ण नायर, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट। प्लस इनको गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सुधांशु जी से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है? चलो, एक और क्वेश्चन, मतलब जो है वो आदमी होंगे जो कि भारत से जाएँगे, ठीक है? हाँ जी, सुधांशु शुक्ला जी, हाँ जी। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे गौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हवा से प्रक्षेपित 1000 किलोग्राम श्रेणी का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। दूसरा, इसे हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। तो गिरधारी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। दोनों ही इसमें क्या है, बिल्कुल सही हैं। दोनों ही जो हैं वो इसके अंतर्गत बिल्कुल सही जो है वो है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और भी क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो है बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि और लोग भी जो हैं वो उसका उत्तर दें। ठीक है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना सुखोई 31 एम के से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो है वो बनाया है, जो कि गौरव जिसको नाम दिया है। और इसे हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बम ऐसा है जो कि अपने सटीक निशाने को, है ना, भेदने के लिए क्या है, जाना जाएगा कि कहीं भी निशाना हो, अगर वो गौरव से आपने, है ना, गौरव बम को अगर उसमें इस्तेमाल किया तो उसका निशाना एकदम सटीक रहेगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल एरोस्पेस जो लेबोरेटरीज है ना, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने 1000 किलोमीटर के रेंज वाले कौन से स्वदेशी ड्रोन लॉन्च किया है? ड्रोन मतलब अनमेन्ड व्हीकल जो होते हैं वो ड्रोन होते हैं, है ना? वो उसको किसको लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? कामिकेज इज द करेक्ट आंसर। जो अभी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने जो 1000 रेंज वाला जो ड्रोन विकसित किया उसका नाम है कामिकेज। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों को लगता है नेत्र होगा, रुस्तम होगा, दृष्टि होगा, बल्कि इसका नाम है कामिकेज। ठीक है? किसने डेवलप किया है इसको? नाल ने डेवलप किया है, याद रखना, हाल नहीं नाल, है ना? नेशनल, है ना, एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने इसको विकसित किया है। और ये जो है इस ड्रोन में जो मतलब लगा 30 एचपी बॉकेल इंजन जो है वो उसे 100 से 120 किलोमीटर वजन ले जाने में सक्षम बनाता है। और वो 30 से 40 किलोग्राम विस्फोटक जो है वो इसमें शामिल है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि इसको जो डेवलप किया गया है वो किस लिए डेवलप किया गया है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये तो मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो इसका इसका उत्तर करेंगे। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि सबको इसका आंसर करना है। बस ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। बताओ क्या होगा इसका उत्तर? मैं सबका नाम लूंगी। यह सतह से हवा में मार करने वाली 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। हाल ही में वायुसेना हेतु 200 अस्त्र मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दी गई है। सही विकल्प का चयन करें। नहीं, गलत बता रहे हो, अब सही बताना है। बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, कुमार महेंद्र ने बिल्कुल सही जवाब दिया। केवल हवा से हवा में मार करती है, बिल्कुल, ये सतह से हवा में नहीं है, ये हवा से हवा में है। तो याद रखना, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आरपीएससी
पूछ लेती है और उलझा देती है। तो केवल दूसरा इसमें सही है, पहला सही क्यों नहीं है? क्योंकि यह हवा से हवा में मार करने वाली 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। मज़ा आया? ऐसे क्वेश्चन में जो हमें पता होता है लेकिन हम प्रैक्टिस ना करने की वजह से गलत करके आ जाते हैं। तो पिछले प्री में भी एक क्वेश्चन आया था और इसी तरीके से आया था, ठीक है? तो सम्यक है तो संभव है ना? सम्यक पर ही ऐसी प्रैक्टिस हो सकती है। चलिए, तो और बच्चे जुड़े और औरों को भी लाभ दें। हाल ही में डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना से 200 अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्र से हम वैसे भी आपने देखा होगा कि भाई राम जी और रावण में युद्ध चल रहा था, तो कहते हैं कि अस्त्र, अस्त्र मतलब जो हाथों से हाथों के द्वारा फेंका जा रहा था, तो किसमें हवा से हवा में फेंका गया, वो क्या होता है? अस्त्र। हथियार दूसरी चीज होती है, अस्त्र हम देखते थे ना कि भाई ऐसे अस्त्र चलाया और हवा से हवा में मार दिया। तो अस्त्र को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हवा से एयर टू एयर रहता है वो अस्त्र मिसाइल होती है, इसीलिए इसका नाम अस्त्र रखा गया है ना, अस्त्र विद्या। हाँ, चलिए। कभी भी उनको देखा है कि हथियार फेंक रहे थे? कहते हैं कि रावण ने अस्त्र चलाया, राम ने अस्त्र चलाया, हवा से हवा में ही चला, यहाँ से तीर चला के यहाँ से वो अस्त्र लेके ऐसे मारा, हाँ। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल मार्क 2 की पूर्ववर्ती है, उससे पहले वाली है और इसे पहले ही भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल किया जा चुका है। तो वायुसेना में भी ये शामिल है, नौसेना में भी ये शामिल है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो 100 किलोमीटर तक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1-2 पैक पर फेंक दो, सर्दी कम हो जाए। अच्छा, 1-2 पाकिस्तान पर, अच्छा। नहीं, नहीं, नहीं। मैं अभी बताई ना, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता? तो ना नशा करना है ना वार करना है। नशे के लिए कौन-सी थी? मानस सखियाँ। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में, याद है? चलिए, भारत के दूसरे स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन 21 अगस्त 2024 से पूर्ण क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू उसमें हुआ है। ये किस राज्य में है? तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, इसको हम रटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये गुजरात में है, ठीक है? ये गुजरात में है। तो काकरा पार जो है, बिल्कुल सही है, जवाब दिया है। काकरा पार जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। तो काक, कौवा कैसा होता है? हाँ, काला होता है, और मतलब और मतलब कौवा कैसा होता है? काला होता है, और रात क्या होती है? काली होती है। तो गुजरात क्या है? रात, रात काली। तो काकरा पार जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में। हाँ, बिल्कुल आपने बताया ना, कल्पक्कम में और काकरा पार में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो हम ऐसे रटाते हैं बच्चों को, या हम कोशिश करते हैं ऐसे रटाएँ कि काक मतलब कौवा, कौवा कैसा होता है? काला, रात कैसी होती है? काली। तो गुजरात में क्या है? काकरा पार, ऐसा आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। परमाणु ऊर्जा की यदि मैं बात करूँ, तो हमारे देश में जो परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन होती है, उसमें मतलब 5वें नंबर पर आता है परमाणु ऊर्जा जिससे बिजली उत्पादन करने के मामले में। तो ये इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, गुजरात में है, इसमें स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है, वो पूर्ण क्षमता के साथ शुरू हो गया, और ये जो है वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो है ये है। तो यहाँ से भी पूछा आपसे जा सकता है कि जो काकरा पार गुजरात में है, ये कौन-सा रिएक्टर है ये? इसके अंतर्गत प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 08 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी, इसको लेकर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसे अगस्त 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था, एसएसएलवी D3 से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। यह 3 पेलोड्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और रिफ्लेक्टरी पेलोड और एसआईसी यूवी डेसीमीटर से युक्त है। ये भी एक्चुअली मैंने ये इसलिए दे दिया, या इसलिए हमने इसको ऑप्शन में रखा है कि आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी हो। ऑप्शन से तो कम से कम याद रहेगा, अगर वैसे कंटेंट में देती तो हो सकता है याद ना रहता, या हम उसे पढ़ने में बिल्कुल भी जोर नहीं लगाते। अब इसको कम से कम क्वेश्चन में तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा, बस ये है। इसका उद्देश्य माइक्रो सैटेलाइट का डिज़ाइन और विकास करना है।
तो तीनों ही बहुत सारे विद्यार्थी इसमें सही आंसर दे रहे हैं। तीनों ही इसमें क्या है बिल्कुल सही हैं। अभी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जब इतने सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं साथ के साथ उन विद्यार्थियों को भी देखो देखती भी हूँ कि कोशिश करती हूँ कि इनको जो है वो लाइक करें, है ना? तो जवाब दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तीनों सही हैं, बिल्कुल सही बात है ना? तो एसएसएल भी 3 श्रेणियों में लॉन्च किया गया और तीनों ही इसके अंतर्गत बिल्कुल सही हैं। एक और क्वेश्चन, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। हाइब्रिड रॉकेट है, रीयूजेबल मतलब एक बार, पहले क्या होता था रॉकेट इतनी लागत से तो बनते हैं, इतनी लागत से तो बनते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आता है इसीलिए तो पूछा ना सर धर्मेंद्र जी। तभी तो कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ो और आंसर दो। मैं ये कह रही थी कि रीयूजेबल, पहले क्या होता, आपने रॉकेट बनाया, इतना सारा उसमें धन लगाया, पैसा लगाया और एक बार रॉकेट से इस्तेमाल किया, बाद में वो खत्म हो जाता था। तो हम लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि रीयूजेबल रॉकेट बनाए, तो ये जो है रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जो है वो बनाया गया है, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए। इस रॉकेट का नाम है RHUMI-1। इस रॉकेट को तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, किसको किसके द्वारा बनाया गया है। तीसरा, इसकी मदद से रॉकेट के कंपोनेंट सुरक्षित समुद्र पर वापस लैंड कर सकते हैं। जो रॉकेट के जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कंपोनेंट्स होंगे, वो क्या करना, लॉन्च करने के बाद, रिलीज करने के बाद वापस जो है सुरक्षित उस समुद्र पर वापस लैंड कर जाएंगे। तो तीनों जो हैं वो बिल्कुल तीनों जो आप बता रहे हैं, तीनों ही इसमें क्या है, सही है। तीनों ही उत्तर ऑल आर करेक्ट। तुलसी जी ने, कुमार महेंद्र जी ने, काशवी जी ने, वसीम जी ने बिल्कुल जो है वो इसके अंतर्गत सही आंसर दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। चलिए, नेत्र जंबो वन और नेत्र गंगा नामक हाइब्रिड किस्में किस फसल से संबंधित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना? ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो हम फटाफट से रिवीजन करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, नेत्र जंबो वन और नेत्र गंगा नामक हाइब्रिड किस्में किससे रिलेटेड हैं? नहीं जी, एक आंसर सही आया है केवल। गिरधारी जी बहुत बढ़िया, तुलसी जी बहुत बढ़िया, ये काजू की किस्में हैं, बिल्कुल सही है, ये काजू की किस्में हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा आंसर। तो इसको कैसे याद करेंगे, है ना? इसको कैसे याद करेंगे अपन, काजू को नेत्र से, है ना? नेत्र जम्बो और नेत्र गंगा कैसे याद करोगे, है? काजू को कैसे याद करोगे, है ना? नेत्र जो है वो कैसे हैं, काजू खाओगे तो नेत्र अच्छे हो जाएँगे, हैं? ऐसे? काजू खाने से नेत्र क्या हो जाएँगे? अच्छे हो जाएँगे, हैं? काजू बादाम खाओ और अपनी बुद्धि शार्प करो या अपनी आँखें शार्प करो, हैं? काजू मतलब काजल। अरे वाह! धर्मेंद्र ने बड़ा सही जवाब दिया। काजू मतलब काजल, काजल मतलब नेत्र जंबो वन और नेत्र गंगा। बहुत बढ़िया, ये तो मुझे जम गया, ये तो मुझे जम गया। मेरा अच्छा नहीं था, आपका अच्छा है। काजू मतलब काजल, काजल मतलब नेत्र में लगता है काजल। तो नेत्र गंगा और नेत्र जंबो वन जो है वो किसकी किसकी किस्म है? काजू की। बड़ा बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया आज की क्लास में। आपको भी आई एम श्योर बहुत मज़ा आया होगा। बहुत ज़्यादा इसको क्लास को शेयर करना है, वो इसलिए शेयर करना है क्योंकि जब हम किसी को एक अच्छा कंटेंट भेजेंगे तो ये संभावना रहती है कि सामना वाला भी हमें अच्छा कंटेंट भेजेगा। तो फटाफट से हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ इस रिवीजन को जो है वो एक बार फटाफट से देख लो। फटाफट से रिवाइज करेंगे। भारतीय सेना द्वारा जो AH-64E अपाचे है कहाँ पर? बिल्कुल वो जोधपुर में होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका जो था वो ये था कि राजस्थान में पहला जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्कूल है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? बिल्कुल सही है, वो एयरक्राफ्ट किशनगढ़ अजमेर में जो है बनाया जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा था किशनगढ़ अजमेर के अलावा जो है वो 3 जगह है, एक तो भीलवाड़ा, झालावाड़, जिसको हमने याद किया था कि भील, है ना? भील जो झाला नामक भील है, वो किशन के सानिध्य में आकर उड़ने लग गया। तो किशनगढ़, झालावाड़ और बिल्कुल भीलवाड़ा, ये तीनों में एयर फ्लाइंग स्कूल जो है बनाए जा रहे हैं। एरो सिटी की मैं बात करूं तो एरो सिटी आपकी जयपुर में बन रही है। इसके साथ साथ स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर की बात करूं तो ये सेंटर जो है वो मैंने कहा कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उन योजनाओं के लिए पानी की, भूमि की, मौसम आदि की जानकारी के लिए ये एप्लीकेशन सेंटर जो है वो जिम्मेदार रहेगा। ये या फिर ये सेंटर जो है बताएगा कि कहाँ पर क्या संभावनाएं हैं। तो इसको अजमेर में नहीं बनाया गया है बल्कि इसको जो है वो जयपुर में बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है इंदिरा गांधी पंचायती राज परिसर का योगदान है। इसके अलावा जो
तरंग शक्ति युद्धाभ्यास हुआ था, उस युद्ध अभ्यास के अंतर्गत जो इसका सेकंड चरण था वो जोधपुर में हुआ, पहला चरण जो है वो तमिलनाडु के सुदूर में हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था जो राष्ट्रीय औद्योगिक इंडस्ट्रियल यानी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जो विकास कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत राजस्थान का जोधपुर पाली वाला जो इलाका है उसको चयन किया गया है। टोटल ये 12 शहरों में औद्योगिक गलियारे बनाए जाएँगे, 10 स्टेट्स को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा और इसको जो है वो 28 अगस्त 2024 को जो है वो मंजूरी मिली है। इसके साथ-साथ हमने देखा था कि पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान से भाग लेने वाली खिलाड़ी 10 हैं, जिसमें से 3 खिलाड़ियों ने जो है वो पदक जीते, जिसमें से अवनी लेखरा जी थी, जिसमें से मोना अग्रवाल जी थी और सुंदर गुर्जर थे। ये अवनी लेखरा जी और मोना अग्रवाल दोनों पैराशूटिंग से रिलेटेड हैं और सुंदर गुर्जर जी की जब हम बात करें, तो सुंदर गुर्जर जी एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो हमने देखा कि देवेंद्र झांझड़िया जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके साथ-साथ हमने देखा था जो क्रिकेट के लिए 31वें जो मथुरादास अवार्ड है, मथुरादास माथुर अवार्ड, इसमें सीनियर, जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी में 3 लोगों ने अवार्ड जीते हैं, अभिजीत जी ने, रोहन जी ने और रजत बघेल जी ने जीते हैं। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान में पहली गवर्नमेंट की जो आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल है वो कहाँ पर है? गवर्नमेंट का है आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल, वो कहाँ पर है? हमने देखा कि वो जो है वो बीकानेर में खोला गया है। इसके बाद हमने मानस सखियाँ देखी तो हमने हनुमानगढ़, है ना? हनुमानगढ़ देखा कि मानस नशा तो नशा मुक्ति है और नशा मुक्ति है तो हनुमानगढ़, हनुमान जी तो नशे की बात कर ही नहीं सकते। उसके बाद हमने देखा पैन इंडिया लेवल पर जिस राजस्थानी फ़िल्म का चयन हुआ है, वो राजस्थानी फ़िल्म कौन-सी है? भरखमा। भरखमा जो है डॉक्टर जितेंद्र जो सोनी जी हैं उनके द्वारा रचित है और 2022 में उन्हें इसके लिए साहित्य पुरस्कार भी युवा अकेडमी का जो है वो पुरस्कार भी इनको मिला था। साहित्य युवा पुरस्कार, है ना? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी इनको मिला है 2022 में। इसके साथ-साथ हमने देखा था जो विधायक सेवा केंद्र डिजिटल जो ऐप है, वो श्री गंगानगर में श्री जगदीप जो बिहाणी जी हैं जो हैं, उन विधायक के द्वारा ये डेवलप किया गया। अब लोग घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो बिल्कुल जयदीप बिहाणी जी गंगानगर में कर सकते हैं। और ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि राजस्थान में पहली बार जो है वो स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर जो टास्क फोर्स बनाई गई है, स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स जो बनाई गई है, वो टास्क फोर्स के लिए जो अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखना वो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा जो प्रधानमंत्री जीवन योजना है 2019 में आई है, इसको 2028-29 के लिए बढ़ा दिया गया है। यो योजना जैव ईंधन के लिए बात करती है। इसके अंतर्गत आईओसी के द्वारा जो है ना, इंडियन जो ऑयल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा जो है 2G, है ना, इथेनॉल संयंत्र जो है वो लगाया जाएगा और हम जानते हैं कि 2025 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने के लिए हमने जो है वो बात कही है कि वो इतना मिलाया जा सकता है। तो ये भी आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमने देखा था महिला उद्यमिता कार्यक्रम को लेकर। मध्य महिला उद्यमिता कार्यक्रम की बात करूं तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि जो ब्रिटेनिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसके साथ एक समझौते पर ये या उसके साथ ये लॉन्च किया गया और ये कह रही है कि हम जो 10 सबसे सफल महिलाएं होंगी उनको हम 10 लाख तक का वित्तीय अनुदान देंगे। 10 लाख तक का वित्तीय अनुदान रहेगा, 10 लाख तक का वित्तीय अनुदान रहेगा। इसमें लगभग 25 लाख जो महिलाएं हैं उनको मतलब व्यवसाय शुरू करने में जो चुनौतियां आती हैं उसके लिए कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि देश में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जो 100 निर्यातोन्मुखी बागवानी क्लस्टर है, बागवानी जिसके अंदर फल फूल मसाले इत्यादि की बात कही जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला हमने देखा था कि अभी हाल ही में तीसरी यूनिकॉर्न कौन बन गई है। मैंने यूनिकॉर्न के लिए बताया था, यूनिकॉर्न जो होती है ऐसी निजी कंपनी होती है जिनका टर्नओवर जो होता है या जिनका जो मूल्य होता है, टर्नओवर जो होता है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, $1 बिलियन
डॉलर से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका तो लगभग 120 1000 मिलियन तक है, डॉलर तक है इसका, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था परिवहन सेवा की है, याद रखना ये जो यूनिकॉर्न बनी है वो परिवहन सेवा से रिलेटेड है। उसके बाद हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आए थे, जिसमें हमने देखा था कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो कि इसरो और नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष उड़ान के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष उड़ान के लिए जो है कार्य करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने देखे थे। उसी के साथ हमने गौरव देखा। गौरव क्या है? एक बम है। गौरव क्या है? एक बम है, ठीक है। ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, और ये जो बम है वो हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया है, पूरी तरीके से स्वदेशी जो है ये बम है। गौरव, गौरव कौन है? बम है, ठीक है। इसके साथ-साथ हमने अस्त्र देखी थी। अस्त्र जो है वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, याद रखना। इसने सतह से हवा लिख दिया, इसलिए गलत हो गई थी। इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये जो है अभी हाल ही में 200 अस्त्र मिसाइलों को मंजूरी जो है वो दी गई है। इसी के साथ हमने देखा था कि जो काकरा पार है, काकरा पार जो है वो कहाँ पर है? काकरा पार जो है वो गुजरात में है, और ये स्वदेशी परमाणु ऊर्जा से संचालित है, जो कि बिजली का उत्पादन करेगी, और पूर्ण रूप से जो है इस पूर्ण क्षमता के साथ इसने बिजली उत्पादन करना शुरू कर दिया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है काकरा पार। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। इसी के साथ हमने देखा था कि जो आपका ईओएस 08 है, जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये इसको जो लॉन्च किया गया है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और ये बेसिकली जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है ना, स्वदेशी निर्मित है, तो बेसिकली जो है वो नेविगेशन के लिए ये जो है वो काम करेगी, है ना। इसके बाद आगे हमने कहा था, आगे एक और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था कि आपकी जो नेत्र जम्बो है और जो नेत्र गंगा है, ये दोनों किस की जो है वो नेत्र जम्बो और जो नेत्र गंगा है, मैंने कहा कि ये जो है वो किसकी हाइब्रिड किस्में हैं। तो हमने कहा था कि काजू से काजल, हाँ, काजू से बना है हमारा काजल, और काजल किस में लगता है? नेत्रों में। तो काजू के लिए क्या है? काजू किसकी किस्म है? या नेत्र, सॉरी, नेत्र जम्बो और नेत्र गंगा जो है किसकी किस्म है? काजू की किस्म है। तो इस तरीके से जो है वो आपने अपना जो अगस्त का जो सेकंड करंट अफेयर है, सेकंड करंट अफेयर की क्लास आपने पूरी की। 2x में आप इसको देख सकते हैं, आप चाहें तो 1.5x में आधे घंटे में ये क्लास पूरी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हो। याद रखना जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन को हमने अरेंज किया है, मैनेज किया है, बहुत हमारी टीम है जो इसके लिए मेहनत करती है। हमारी टीम में बहुत बहुत सारे एक आदमी हैं जो कि बहुत बहुत सारा काम करते हैं इसके लिए। तो आप प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इट मोटिवेट्स मी कि मैं सही लोगों के साथ सही कंटेंट जो है वो शेयर कर रही हूँ। फिर भी आपके कोई सुझाव हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं सारे सुझाव जो हैं वो पढ़ें और उनके लिए जो है काम करें। तो अच्छा कंटेंट, अच्छी क्लास, बहुत सिस्टमैटिक क्लास आपके लिए है। तो ऐसे ही खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और मैं फिर ये कह रही हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरेउ कलेश विकार। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार।